हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो में हम अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया गया है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरॉन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यौगिक के रूप में यौगिक का भार आपको दिया गया है और उसमें आपको बोरॉन का भार और ऑक्सीजन का भार दिया गया है। यहाँ पर इनका भारात्मक रूप से प्रतिशत संघटन निकालना है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि दिया गया था हमें यौगिक का भार 0.24 ग्राम यानी 0.24 ग्राम यौगिक का भार दिया गया है। वहाँ पे और भी दिया गया था कुछ हमें कि बोरॉन का भार कितना दिया गया था 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन का भार हमें 0.144 ग्राम दिया गया था। तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि पहले बोरॉन की परसेंटेज निकाल लेते हैं कि सांद्रता परसेंटेज क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बोरॉन का पहले भार लिखेंगे न्यूमरेटर में अर्थात ऊपर में अंश में, और हर के रूप में हम यौगिक का भार यानी डिनोमिनेटर में हम यौगिक का भार लिखेंगे और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए हमने बोरॉन का भार लिख दिया, उसके बाद यौगिक का भार लिख लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 40%। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 3 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट का यूं ही कैंसिल हो जाएगा और 1 डिजिट का 1 0 से कैंसिल हो जाएगा और 1 0 जो रिमेनिंग होगा वो यहाँ पे आ गया है। और 24 से 4 टाइम 96 होता है, हम जानते हैं। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम तो 96 आएगा और 0 तो आ गया हमारा बोरॉन का परसेंटेज क्या आ गया 40% आंसर आ गई। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का देख लेंगे हम। जैसे कि ऑक्सीजन का भार हमें दिया गया था 0.144 ग्राम, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे यौगिक का भार लिख लेते हैं और हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसी प्रकार से हम सिंप्लीफाई करके हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या आ जाएगा 60% क्वेश्चन आ जाएगा। अब 60% सांद्रता आ जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में यहाँ पर इन्होंने कहा 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है। हमें ये बताना है कि अगर 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन हो तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना है। और हमें ये भी बताना है कि जो हमारा आंसर होगा वो किस नियम पर आधारित होगा, संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो चलिए हम आंसर को देख लेते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पर फिर से हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं निश्चित अनुपात का नियम, जिसके अनुसार कोई भी यौगिक एक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं, वो यूं ही नहीं बन जाते। जैसे कि वहाँ पे कार्बन की 3 ग्राम संख्या दी गई थी लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन 50 ग्राम दिया है, तो उससे क्या मतलब है, उनका संयोजन तो निश्चित अनुपात में ही होगा ना। जैसे कि यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन जो है जितने ऑक्सीजन से 8 ग्राम ऑक्सीजन से वो संयोग करता है तो वो उसी प्रकार से करेगा, उसकी मात्रा अपने रेशियो के हिसाब से ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोजन करेगा। तो इसीलिए हमारे पास जैसे कि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम ही है तो 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोजन कर सकता है, तो वो उन्हीं ऑक्सीजन से करेगा और बाकी के वैसे शेष रह जाएंगे। तो और इसमें पूछा गया था जैसे कि ये किस नियम पर आधारित है, तो ये निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन क्या है।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पूछा गया है बहुपरमाणुक आयन, तो जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, मतलब ऐसे आयन जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। तथा जो एक साथ बंधे रहते हैं और एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं, इन पर एक निश्चित आवेश होता है, मतलब उनके आवेश भी जो होते हैं एक सर्टेन क्वांटिटी में होते हैं, मतलब उनका मान निश्चित होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं फास्फेट PO4, इस पे आयन जो है 3- है। आप देख सकते हैं फास्फोरस और ऑक्सीजन का संयोजन हुआ है और यहाँ पे आयन के रूप पे 3- है। उसी तरीके से हमारा एक एग्जाम्पल अमोनियम हो जाएगा NH4+। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आयन के रूप में प्लस मौजूद है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोजन हुआ है। तो ये थे हमारे बहुपरमाणुक आयन के एग्जाम्पल्स। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दिया गया है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मतलब यहाँ पे जो केमिकल नेम दिए गए हैं उनका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। उसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एक तरफ हमने रासायनिक नाम लिख लिए हैं और एक तरफ उनका फॉर्मूला लिखना है, हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि ए नंबर पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है नंबर पे, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रासायनिक उनका फॉर्मूला आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिकल फॉर्मूला के रूप में जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि उनका संयोजन किस प्रकार हुआ है। एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन का संयोजन हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीशियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो 2 नहीं ले सकता। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए हमें 2 क्लोरीन की आवश्यकता होगी। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। ये हमने बस आपको समझने के लिए लिख दिया था, ये डिटेलिंग करके। आगे बी पे बोला गया था कैल्शियम का क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी संयोजन हुआ है। सी नंबर पे आपसे पूछा गया है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuNO3 टेकन ट्वाइस H2O। ये हाइड्रेटेड फॉर्मूला है। अगर आप देखते हैं निर्जल कॉपर नाइट्रेट तो वो ठोस की भांति नीले ठोस की भांति व्यवहार करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बेकिंग पाउडर क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया था, तो इसको हम अवॉइड करके यहाँ पे ये डी नंबर पे देख लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3। 5th नंबर पे है ई पॉइंट पे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का ये केमिकल नेम है और आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, CaCO3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए, नाम दीजिए। यहाँ पर कुछ आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनका आपको उनमें मौजूद तत्वों के नाम बताने हैं। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, एक तरफ हमने कंपाउंड लिख लिया है यौगिक और दूसरी तरफ तत्वों के नाम, एलिमेंट के नेम लिख लिए हैं। फर्स्ट है आपका बुझा हुआ चूना, जो कि केमिकल फॉर्मूला उसका होता है CaO और उसका हमने लिख दिया है कौन कौन से तत्व, कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सोचेंगे आधा ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो 2CaO का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम है ये Ca और ये O2 है, मतलब ऑक्सीजन है। बी पॉइंट पे दिया गया है आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड कंपाउंड है और उसमें कौन कौन से तत्व हैं, आप देख सकते हैं HBr। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HBr। इसमें हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। सी पॉइंट पे आपको दिया गया है बेकिंग पाउडर, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसमें कौन कौन से तत्व है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। डी पॉइंट पे आपको दिया गया है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट कंपाउंड में आप देख सकते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, KSO4। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, आप देख सकते हैं पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे कि फर्स्ट है एथाइन, इसका केमिकल फॉर्मूला भी दिया गया है C2H2। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं।
6 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे है पदार्थों के नाम, हमने एक तरफ पदार्थ लिख दिया है और मोलर द्रव्यमान, हमें पदार्थों के मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको दिया गया था, फर्स्ट पदार्थ में एथाइन दिया गया था C2H2। हम जानते हैं एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12U, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24। वैसे ही हम जानते हैं एक हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है, एक होता है, एक U होता है। उसी प्रकार से 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, और हम C2H2 दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं 24 और 2, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 26 ग्राम पर मोल। तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। अगर आप पूछेंगे परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे जैसे कि किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है, किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है मोलर द्रव्यमान होता है, जो कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और हम जानते हैं कि परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं, बी पॉइंट पे आपको दिया गया है सल्फर अणु। अब S8 का निकालना है। हम जानते हैं एक सल्फर का होता है 32, तो S8 का क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा हमको 256 ग्राम पर मोल, 256 ग्राम पर मोल इसका मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा सल्फर अणु का। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं फास्फोरस अणु। फास्फोरस अणु P4 का देख लेते हैं मोलर द्रव्यमान क्या होगा। हम जानते हैं P का क्या होता है 31 होता है, जो कि आपको बुक में भी दिया गया है, आपने देखा क्वेश्चन में दिया गया है। तो P4 का क्या हो जाएगा, हम 4 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हमको प्राप्त हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें 124 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा हमारा फास्फोरस अणु का मोलर द्रव्यमान। अब इसी प्रकार से हम C पॉइंट पे देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl, जो कि दिया गया है आपको क्वेश्चन में। इसका हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 U होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। क्योंकि यहाँ पे एक एक ही है तो हम इनको बस ऐड कर देंगे सिंपली, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 36 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर द्रव्यमान 36.5 ग्राम पर मोल। ई पॉइंट पे है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को देख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल है, आप जानते हैं यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है HNO3। HNO3 में हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 U होता है मोलर द्रव्यमान, और नाइट्रोजन का होता है 14, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो इनका देख लेते हैं कितना होगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमें 48 प्राप्त हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देते हैं, 1 HNO3 का निकल जाएगा हमारा, 1 + 14 + 48 = हमें प्राप्त हो जाएगा क्या 63 ग्राम पर मोल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।